हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। और गाइस, आज हो गई है 21 अगस्त और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का यूजी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें आज यानी कि 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहे हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। एंड यस, नॉट ओनली हम आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराएंगे, बट अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट टू नो सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस। जैसे कि अगर आपको फ्यूचर में आपके किसी भी एग्जाम में, किसी भी शिफ्ट के आपके एग्जाम में जो होते हैं, उनमें अगर आपको उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन। एक और रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन अ डेली बेसिस। उसके सॉरी उसके अलावा भी इफ यू गाइस थिंक कि देयर इज समथिंग दैट यू नीड एंड यस, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम. You just have to comment down below in the comment section and we will look after all of those queries. So yes guys, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 21 अगस्त के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. So let's begin. So guys, पहला important question देख लेते हैं. Who has withdrawn membership from the International Cricket Council, that is your ICC? सो आईसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देख लेना, याद कर लेना. सो आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. अब हम बात करें वो दो ऐसे नेशन जिन्होंने विड्रॉ कर ली है अपनी मेंबरशिप आईसीसी से. सो गाइज वो है आयरलैंड और अफगानिस्तान. ठीक है, तो आयरलैंड और अफगानिस्तान करेंटली एक ऐसी कंट्रीज हैं, मतलब ऐसी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है अपना मेंबरशिप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, विच इज योर आईसीसी. Next we have why are the major variations in literacy across Indian states. So guys, अगर हम देखें इंडिया में हर थोड़ी देर के बाद पता है स्टेट बदलता है, विच इज वेरी कॉमन हियर. और स्टेट बदलता है तो स्टेट के साथ साथ वहाँ का लैंग्वेज बदलता है, लैंग्वेज बदलता है, वहाँ के लोग बदलते हैं, लोगों का बर्ताव बदलता है, उनका बिहेवियर हो गया, उनका नेचर हो गया, उनका लिटरेसी, एवरीथिंग, देयर कम्स वेरिएशन इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अब हम बात करें कि वो वेरिएशंस जो होते हैं वो क्यों आते हैं, तो गाइज उसके लिए ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटी हो गया, जेंडर गैप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस हो गया, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गया. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसमें वेरिएशंस लाती है, जो कि हर एक इंडियन स्टेट की लिटरेसी में होता है. सो दीज आर सम ऑफ दोज मेजर वेरिएशंस दैट आर देयर इन लिटरेसी अक्रॉस इंडियन स्टेट्स. ओके, अगला आपको पूछा गया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है वो किन के लिए होता है, मतलब बेसिकली आप किस पे वो चीज अप्लाई करते हो. सो गाइज, आरटीआई इज बेसिकली कि हम इंक्वायर कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं. तो हम इंक्वायरी किससे कर रहे हैं? ऑब्वियसली पब्लिक अथॉरिटीज से. तो पब्लिक अथॉरिटीज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है व्हाट टू डू टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन अ कंप्यूटर. गाइज बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका बहुत ही आसान सा जवाब है. इफ यू वांट एनीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड यू नीड टू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड, राइट. अब हम उसको ऑर्गेनाइज रख कैसे सकते हैं? तो गाइज कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो आपको भाई साफ सफाई तो करना नहीं है, मतलब साफ सफाई करना है बट नॉट लाइक वी डू इट लाइक इन अ फिजिकल वे. डस्टिंग वस्टिंग तो आपको कुछ करना नहीं है. तो यू जस्ट हैव टू मेक क्लियर कट फोल्डर्स. ठीक है, आप फोल्डर्स बनाइए, यूज फोल्डर्स. आप एक मेन फोल्डर बना लीजिए हर एक ब्रॉड कैटेगरी का, चाहे उसमें डॉक्यूमेंट्स हो, पिक्चर्स हो, डाउनलोड्स हो. और उसी के साथ साथ इफ यू फील द नीड ऑफ मेकिंग सब फोल्डर्स, तो अगर आपको और स्पेसिफिक कैटेगरी करना है, कैटेगराइज करना है आपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को, तो आप सब फोल्डर्स का इस्तेमाल करो. सो नंबर वन इज यूज फोल्डर्स. This is the very important thing that you can do to organize files in your computer. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप करो एक हिरारिकल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है आपको, एक हिरारिकल हिरारकी, ओ गॉड, हायरार्किकल स्ट्रक्चर.
ओके, सो इस हिरार्की बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा? सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट विद अ टॉप लेवल फोल्डर। ठीक है, ये जैसे हिरार्की होती है ना, हिरार्की कैसे होती है, ये टॉप लेवल हो गया, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इस तरह से होता है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक टॉप लेवल फोल्डर बना लो, उसके बाद सब फोल्डर्स बना लो, अलग अलग डेटा के लिए, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग सब फोल्डर्स बना लो। जैसे कि वर्क के लिए अलग बन गया, पर्सनल के लिए अलग बन गया, मीडिया अलग बन गया, किसी और पर्टिकुलर चीज का है तो वो अलग बन गया। इस तरह से आप हिरार्की स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे, बनाओगे, तो उससे भी आपका डेटा सारा ऑर्गेनाइज रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू लाइक नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन। अब कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन से मेरा ये मतलब है कि आपको क्लियर और डिस्क्रिप्टिव नाम देना है अपने फोल्डर्स को, अपने फाइल्स को। डे टू डे नहीं अगर मैनेज कर पा रहे हो तो इन अ वीक कर दो, इन अ वीक नहीं कर पा रहे हो तो इन अ मंथ कर दो। कंसिस्टेंटली नेमिंग कन्वेंशन करते रहो, जिससे क्या होगा, क्लियर रहेगा कि हाँ भाई इस चीज में ये है, इसमें ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी वेग नेम नहीं रखना है, एक्स वाई जी, पर्टिकुलर रहो, स्पेसिफिक रहो, क्लियर रहेगा। एक मतलब अच्छे से रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो उसमें डेट भी दे सकते हो आप फाइल नेम फॉर्मेट में। ठीक है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कन्वेंशन कर सकते हो। अगला है यू कैन सॉर्ट बाय स्टेटस। अब बात करें कि सॉर्ट बाय स्टेटस क्या होता है। सो गाइस, सॉर्ट बाय स्टेटस करने के लिए यू नीड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर स्टेटस। अब बात करें स्टेटस, भाई कैसा स्टेटस? सो स्टेटस इज लाइक वर्किंग स्टेटस हो गया, फाइनल हो गया, आर्काइव हो गया। मतलब स्टेटस से मेरा यहाँ मतलब है कि अभी इन प्रोग्रेस चल रही है, या तो चीजें या हो चुकी हैं या आर्काइव्ड हैं या फिर क्या है, तो उनको सॉर्ट करने के लिए आपको उनको स्टेटस वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हो। आर्काइव्ड फोल्डर बना दिया जिसमें सब वो चीजें डाल दी जो आप काम की नहीं है, वर्किंग जिस पे अभी आप काम कर रहे हो, फाइनल जो कि हो चुका है। सो लाइक दैट, उससे क्या होगा, इट बिकम्स अ वेरी मच इजियर टू फाइंड all the completed files very quickly। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है आपको, रेगुलरली क्लीन अप करते रहो। रेगुलरली क्लीन अप से मेरा मतलब है कि पेरियोडिकली पर्च करो वो सारे ओल्ड डेटा को, वो सारे अननेसेसरी फाइल्स को, और उनको हटा देंगे तो आपके पास एक टाइडी वर्क स्पेस बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और उसी के थ्रू आप एक बहुत ही एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। Okay, next है showers of flowers in Kerala is associated with which type of cultivation? So guys, showers of flowers जो है वो coffee cultivation से related है. So coffee cultivation is the correct answer here. How won the footballer? How नहीं, who? Oh God. Okay, so who won the Footballer of the Year award given by Writers Association in the year 2025? So guys, it was Mohammad Salah. नेक्स्ट है यक्षगाना इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? सो गाइस, यक्षगान की अगर अपन बात करें तो वो कर्नाटका का फोक डांस है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन वाज बुरहन उल मुल्क एस्टैब्लिश? सो गाइस, बुरहन उल मुल्क जो है, जिसको हम सादत खान के नाम से भी जानते हैं, ये 1724 में एस्टैब्लिश हुआ था, और ये अवध में हुआ था, तो ये आप अवध भी नाम याद रखिएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट सादत खान की, तो गाइज उन्होंने ही स्थापित किया है किंगडम अपना, ये जो किंगडम उन्होंने बनाया था बाय डिक्लेयरिंग इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल्स, विद हिज कैपिटल लोकेटेड इन फैजाबाद एंड लखनऊ, जहां पर उनकी कैपिटल लोकेटेड है। ओके, विच माउंटेन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स? सो गाइस, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए माउंटेन्स काफी होते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा माउंटेन है जो कि मतलब प्रॉपरली अगर आप कह सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स से बना कहलाता है, तो वो है विंध्या माउंटेन। सो विंध्या माउंटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट पेस्चर्स एंड गेजिंग लैंड कम अंडर विच कैटेगरी? नाम से ही आप समझ सकते हैं, सो इट कम्स अंडर एग्रीकल्चरल लैंड कैटेगरी। नेक्स्ट इज वेयर वाज द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 हेल्ड? तो गाइस, ये जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज था साल 2025 का, ये उलान बाटर मंगोलिया में हुआ था।
ठीक है, so Ulan Bator, Mongolia is the correct answer, and this is an exercise which is conducted between India and Mongolia. Okay, in which country did Jainism and Buddhism arise? So guys, 6th century, यानी कि छठी जो सदी थी, 6th century BCE before Christ, ये जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे वो अराइज हुए थे. Next, we have who has been interested with probing the 171 alleged fake encounters in Assam. तो गाइज इसके लिए एक कमीशन होता है जो ये सारी चीजें देखता है, which is AHRC, which means Assam Human Rights Commission. और ये जो आसाम ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये ही वो कमीशन है जिसको इंटरेस्ट करा गया है इस पर्टिकुलर केस के लिए. ओके, नेक्स्ट है डिजिपिन इज रिलेटेड टू, सो गाइस DIGIPIN, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर. ठीक है, और ये जो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है आपका, ये आपका DRDO से रिलेटेड है. सो DRDO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नाउ वी टॉक अबाउट कि ये डिजिपिन बेसिकली होता क्या है. सो गाइस, इट इज अ न्यू डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम जो कि इंडिया में लागू किया गया है, जो कि रिप्लेस करता है आपके जो पिन कोड्स होते हैं ना, उनको रिप्लेस करता है डिजी पिन से. और ये जो होता है, ये एक 10 डिजिट का एड्रेस कोड होता है जो कि बेस होता है ऑन लैंगिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन, जो कि और प्रिसाइज आपको आइडेंटिफिकेशन देता है उस पर्टिकुलर एड्रेस की. ये जो सिस्टम है ये डिवाइड करता है इंडिया को छोटे छोटे ग्रिड्स में, जो कि 4 मीटर बाय 4 मीटर के होते हैं, और ज्यादा ब्यूटीफुली और प्रिसाइसली असाइन करता है एक यूनिक कोड हर एक पर्टिकुलर ग्रिड के लिए, जिससे कि क्या होता है और ज्यादा आपको एक्यूरेट डिलीवरी मिलती है, एक्यूरेट नेविगेशन मिलता है, एक्यूरेट पोजिशनिंग मिलता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजिपिन केम अप दैट केम अप, ये चीज जो है रूरल एरियाज पे भी आसान हो गई है अलोंग विद अर्बन एरियाज. डिजिपिन का मेन 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 एम क्या है? सो गाइस, डिजिपिन का एम यही है कि वो एफिशिएंसी बढ़ाए पोस्टल सर्विसेज की, जो ई कॉमर्स डिलीवरीज होती हैं उसकी, और जो भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स होते हैं उनके, बाय प्रोवाइडिंग अ वेरी मच more reliable and efficient way to identify locations. Okay, next is what was the purpose of starting e-passport? So guys, e-passport को जब शुरू किया गया था तो उनका मेन मुद्दा यही रहा था कि और ज़्यादा सिक्योरिटी और आइडेंटिटी को वो स्ट्रेंथन कर सके, to strengthen security and identity. एंड इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द ई पासपोर्ट इन इंडिया, तो वह यही है कि वो सिक्योरिटी और एफिशिएंसी जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा कुछ और की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी. इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी से हमारा ये मतलब है दैट द ई पासपोर्ट फीचर्स अ सिक्योर चिप, जो कि आपका सारा बायोमेट्रिक डेटा को स्टोर करता है, विच मेक इट डिफिकल्ट टू फोर्ज और रेप्लिकेट. इसके अलावा इट बिकम्स वेरी फास्ट, इट मेक्स वेरी फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस. जो एम्बेडेड RFID टेक्नोलॉजी होती है वो आपको अलाउ करती है कॉन्टेक्टलेस स्कैनिंग हो गया, और जो वेट टाइम्स होते हैं जो कि बॉर्डर कंट्रोल पे लगा होता है वो भी कम हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल कंपैटिबिलिटी. तो गाइज ई पासपोर्ट्स जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय ओवर 120 कंट्रीज के द्वारा, जो कि सीमलेस ट्रैवल आपको फैसिलिटेट करता है, क्योंकि 120 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ई पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज भी करती हैं और एक्सेप्ट भी करती हैं. इसके अलावा डेटा इंटेग्रिटी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि जो डिजिटल स्टोरेज होती है एक पर्सनल का और एक बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन का, वो इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो टैम्पर प्रूफ हो, टेम्पर्ड नहीं हो, और सिक्योर हो. सो बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम विच इज योर PSP 2.0, जिसका मेन एम है टू मॉडर्नाइज द पासपोर्ट इशुएंस प्रोसेस इन इंडिया.
Okay, next we have who was awarded Padma Shri in the field of education and literature in the year 2025. So guys, in the year 2025 there are some individuals जिनको Padma Shri से awarded किया गया in the field of education and literature. Some of those are गीता उपाध्याय हो गई सबसे पहले जिनको रिकॉग्नाइज करा गया उनके काम के लिए इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड लिटरेचर। उसके बाद रामदरश मिश्रा जी को दिया गया पद्मश्री इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट उनके जो एक्सटेंसिव लिटरेसी के वर्क है उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव ललित कुमार मंगोत्रा। तो गाइज ललित कुमार मंगोत्रा को एक्नॉलेज किया गया है उनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो कि उन्होंने डोगरी लिटरेचर एंड साइंस के लिए लगाए थे। इसके अलावा हग एंड कुलीन गैंजर जिनको जाना जाता है उनके ट्रैवल राइटिंग के लिए और उनका जो भी लिटरेचर के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव रेंथलेई लाल रावना जिनको उनके मीजो लिटरेचर एंड एजुकेशन के काम के कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया। अगला है अनिल कुमार बोरो। सो अनिल कुमार बोरो जो हैं वो एक एकेडमिक एंड राइटर है जो कि अपने असमीज लिटरेचर के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेविड आर सैयम अलिया जो कि एक हिस्टोरियन है, फॉर्मर चेयरमैन भी हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के, जिनको एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड दिया गया फॉर हिज वर्क इन एजुकेशन एंड हिस्ट्री। इसके अलावा है नितिन नोहरिया। सो नितिन नोहरिया को भी अवार्ड मिला है फॉर बिकॉज ही इज एन एकेडमिक एंड फॉर्मर डीन ऑफ द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो कि रिकॉग्नाइज करा गया है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको जो कि उन्होंने एजुकेशन और लीडरशिप स्टडीज में शो करे हैं उसके लिए। Okay, next we have Sini Vishwanathan. So Sini Vishwanathan is a Tamil scholar and educator who is known for his work in Tamil literature and education. Next we have Jagadish Joshila. So guys, Jagadish Joshila is a poet and writer from Madhya Pradesh जिनको भी award मिला for his exceptional contribution to literature that he has shown and given. सो गाइज ये वो हैं अवार्डीज जिनको रिकॉग्नाइज करा गया उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि उन्होंने एजुकेशन और लिटरेचर फील्ड में दिखाई है। सो यस, दैट इज इट अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2025 वाज गिवन टू होम। सो गाइज इट वाज गिवन टू पायल कपाड़िया। सो पायल कपाड़िया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है which actually led to the establishment of particular body, वो कौन सी बॉडी है? So guys, Pitt's India Act of 1784 basically led to establishment of Board of Control. So Board of Control correct answer होगा। नेक्स्ट है इन इंडिया हु हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो गाइज इंडिया में इट इज द प्रेसिडेंट जिसके पास ये राइट है, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अगर ट्रांसफर करना है तो इट इज द प्रेसिडेंट हु कैन डू दैट। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। सो गाइज एसिडिक इन नेचर से मेरा मतलब है जिसका जो पीएच स्केल है वो आपका 5 रेंज 5 से अबव हो। सो गाइज जो रेड सॉइल होता है उसका पीएच रेंज होता है 5.5 से लेके 6.5 तक, विच इज डेफिनेटली एसिडिक इन नेचर। Next है the appointment of judges in India is made by which body or commission? So guys in India it is Supreme Court Collegium System, ठीक है, Supreme Court Collegium System जो actually में judges appoint करता है India में, and yes, which is a SCCS, which is Supreme Court Collegium System. Next है who were associated with the trio of extremist leaders. So guys trio से ही आप समझ सकते हैं कि 3 नाम उसमें शामिल होंगे जिसमें गाइस शॉर्ट में हम बोलते हैं उसे लाल बाल पाल। अब यहाँ पे लाल से हैं लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से हैं, बाल से है बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से हैं, और पाल से हैं बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल से हैं। सो ये जो ट्रायो है इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का वो हैं
Lal Bal Pal, these three leaders. Next, we have during the rise of Jainism and Buddhism, decline of which language took place. So guys, जब जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो बढ़ रहा था, तो उस समय एक लैंग्वेज थी जो कि खोती जा रही थी अपना एसेंस, विच इज संस्कृत. सो संस्कृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण रानाडे वाज द फाउंडर ऑफ विच सोसाइटी. सो गाइस, गोपाल कृष्ण रानाडे ने एक्चुअली में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी. सो प्रार्थना समाज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव विच क्रॉप वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन. सो गाइस, जब हरित क्रांति आई थी इंडिया में, मतलब विच इज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंग्लिश. सो इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, सो देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर क्रॉप जिसको हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स के यूज होने से काफी हेल्प मिला था, विच इज वीट. ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा राइस और वीट के प्रोडक्शन के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आया गया था, और वीट के प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी with the help of some HYV seeds, etc., etc., while performing this particular green revolution. Okay, in which 5-year plan was the Green Revolution launched in India? So guys, Green Revolution जो था वो थर्ड 5-year plan में आया गया था, जब प्लानिंग कमीशन ने थर्ड 5-year plan लॉन्च करा था, जो कि 1961 से 1966 तक चला था. And during this time, Green Revolution came in India and really made an impact. Okay, next we have, when was the National Disaster Management Authority established? So National Disaster Management Authority, which is NDMA. So NDMA की अगर हम बात करें तो guys, it was established on 27th of September 2006. So 27 September 2006 is the correct answer. Next we have World After Gaza is written by. So guys, there's this book World After Gaza जिसको पंकज मिश्रा जी ने लिखा है. So Pankaj Mishra is the correct answer. Next we have what is not present in proteins. So guys, there is something called phosphorus which is not available and present in proteins. इसके अलावा if we talk about amino acids, so guys, जो amino acids होते हैं, they are mainly composed of carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, ये सब मिलके बनाते हैं अमीनो एसिड्स. लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर फास्फोरस नहीं होता है, और आपको ऑप्शन में फास्फोरस गिवन था अलोंग विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट आपको पूछा गया था कंट्रोल प्लस टैब का फंक्शन, विच इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन. आपको कल के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी कंट्रोल प्लस टैब का क्वेश्चन आया था. सो गाइज, रट लो इसको तो अच्छे से फिर, क्योंकि कंट्रोल प्लस टैब का फंक्शन क्या होता है. इफ यू हैव लाइक आपके ब्राउजर में, आपके सॉफ्टवेयर में अगर आपने मल्टीपल टैब्स ओपन कर रखे हैं, सो इन ऑर्डर टू स्विच बिटवीन एंड इन ऑर्डर टू ट्रैवल बिटवीन दोज ओपन टैब्स जो आपके ब्राउजर में आपने ओपन कर रखे हैं, you just need to press Ctrl plus tab and you can visit those. Next we have 52nd CJI of India. So guys, 52nd CJI as in Chief Justice of India जो हैं वो 14th of May 2025 को अपॉइंट करे गए हैं, और उनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, जो कि 14 मई 2025 को बने हैं हमारे इंडिया के 52nd CJI. So जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई. That's it guys, those were the very important GK GS computer questions जो कि आज यानी 21 अगस्त के आपके RRB NTPC UG के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because as you guys already know, this is the only platform for all the updates, all the notifications, all the important official notices and exam analysis videos for all the competitive exams. So guys, आज के लिए बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Or please, 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 it's a humble request to show me some of your love by subscribing more and more, and letting us know that you guys are liking the content. So yes, thank you so much.